स्टाम्प क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। एक व्यक्ति के द्वारा जब कुछ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए जाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट जो इस एक्ट के शेड्यूल में दिए हैं, वो डॉक्यूमेंट जब एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो उन डॉक्यूमेंट के ऊपर उसे क्या लगती है? स्टाम्प ड्यूटी लगती है। स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता है। स्टाम्प ड्यूटी देखा जाए तो गवर्नमेंट की एक तरह से क्या हुई? इनकम हुई। अब गवर्नमेंट कितने तरह की हमारे यहाँ? दो तरह की। कौन कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो यार ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन हैं जिन पर स्टाम्प ड्यूटी कौन लगाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिन पर स्टाम्प ड्यूटी कौन लगाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि जिन पर स्टाम्प ड्यूटी कौन लगाएगी वो गवर्नमेंट की इनकम हो जाएगी, और जिन पर स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम हो जाएगी, है ना। तो हमें बोल दिया है क्या कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ लेडिंग है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस है, शेयर ट्रांसफर है, डिबेंचर ट्रांसफर है, प्रॉक्सीज है, रिसिट है, इनके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी कौन लगाती है? सेंटर। अगर इनके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी कौन लगा रही है तो पूरे इंडिया में इन पर रेट ऑफ ड्यूटी सेम रहेगी। पूरे इंडिया में क्या रहेगा? इस पर रेट ऑफ ड्यूटी सेम रहेगी, है ना। एंड बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है उन पर स्टाम्प ड्यूटी कौन लगाती है? अब अगर स्टाम्प ड्यूटी कौन लगा रही है तो हर स्टेट के अंदर स्टाम्प ड्यूटी क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। ये समझ में आया अपने को? मुझे लगाया था, मैंने रिमूव कर दिया उसको। हाँ, ये समझ में आया अपने ना। अब हम डेफिनेशन पर आ जाते हैं। पहली डेफिनेशन काय की दी है? बिल ऑफ लेडिंग। पहली डेफिनेशन काय की दी हुई है अपने को? बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है कि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है उस दौरान गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ लेडिंग, है ना। तो जैसे हमें यहां से गुड्स सिंगापुर भेजना है बाय शिप, तो हम पोर्ट पर जाकर गुड्स दे देंगे कैप्टन को। कैप्टन बोलेगा इसे कहाँ रखवा दो? गोडाउन में रखवा दो, है ना। देन गोडाउन के अंदर गुड्स को जब दे दिया जाएगा तो गोडाउन का जो इंचार्ज है वो हमें प्रूफ देता है, एक रसीद देता है इस बात का प्रूफ कि गुड्स कहाँ लोड किए जा चुके हैं? गोडाउन में। गुड्स कहाँ लोड हो चुके हैं? वो फिर प्रूफ माना जाता है किस चीज का? कि शिप के पास गुड्स जा चुका है। फिर वो मैट्स रिसीट लेकर हम किसके पास जाते हैं? शिप के ऑनर के पास। तो शिप का जो मास्टर है वो मैट्स रिसीट रखकर हमें जो रिसीट दे देता है उस रिसीट को हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ लेडिंग। जो कितनी कॉपीज में इशू की जाती है? 3। एक कंसाइनर के पास रहती है, एक कंसाइनी के पास रहती है, और एक मास्टर ऑफ शिप के पास रहती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है? कन्वेंस। कन्वेंस मतलब होता है ट्रांसफर, या वो इंस्ट्रूमेंट जिससे क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर। अब कन्वेंस के अंदर स्पेसिफिकली रिसेप्शन पे कब का रखवा दिया है? कन्वेंस में स्पेसिफिकली हमें बोला है कि सेल के थ्रू जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, किसके थ्रू? जब प्रॉपर्टी क्या की जाती है? ट्रांसफर की जाती है, तो उसे उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंस। बोल के बताओ फटाफट से, क्या बोला है? एंड दूसरा बोला है हर वो इंस्ट्रूमेंट जिससे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे, हाँ, क्या की जाती है? ट्रांसफर। वो भी कैसे? इंटरवाइवस। कैसे होती बेटा? मतलब ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन होना चाहिए। ट्रांसफर बिटवीन टू क्या होना चाहिए? तो इंटरवाइवस ट्रांसफर जो है उन्हें किस कैटेगरी के अंदर लिया जाता है? कन्वेंस की कैटेगरी के अंदर लिया जाता है ना। अब होता क्या है? स्टाम्प ड्यूटी उन इंस्ट्रूमेंट पर लगती है जो कहां दिए हैं? शेड्यूल के अंदर दिए हैं, शेड्यूल फर्स्ट में। अब अगर शेड्यूल फर्स्ट में किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं लिखा है, लेकिन एक्ट में बोला था क्या कि इस इंस्ट्रूमेंट पर क्या लगेगी? स्टैंप ड्यूटी। एक्ट में लिखा था कि इस इंस्ट्रूमेंट पर क्या लगेगी, बट उसका नाम कहां नहीं लिखा है? शेड्यूल में। तो फिर उसे क्या मानते हुए? कन्वेंस मानते हुए जितनी स्टैंप ड्यूटी किस पे लगती है? कन्वेंस पर लगती है, उतनी स्टैंप ड्यूटी उसके ऊपर हम लगाएंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम कहां लिखा है? शेड्यूल में, तो उसे तो वही मानकर उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगाई जाएगी। बट अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम कहां नहीं लिखा है तो उसे क्या मानते हुए? कन्वेंस मानते हुए क्या लगा दी जाएगी? स्टैंप। फिर इंटरवाइवस मतलब क्या होता है? ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन। मतलब एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी का क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? इंस्ट्रूमेंट।
तो सिंपल वर्ड में बोले तो इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट। सिंपल वर्ड में बोले तो इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट हो जाएगा, है ना। तो बोले वो डॉक्यूमेंट जिससे राइट्स और लायबिलिटी, वापस से वो डॉक्यूमेंट जिससे राइट्स और लायबिलिटीज क्या होती है? क्रिएट, ट्रांसफर, लिमिट, एक्सटेंड, एक्सटिंग्विश या रिकॉर्ड की जाती है। तो इंस्ट्रूमेंट मतलब तो डॉक्यूमेंट हुआ, बट हर लिखी हुई चीज क्या नहीं होती है? इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में नहीं आ जाएगी। वही लिखी हुई चीज इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आएगी जिससे किसी व्यक्ति की राइट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हो? क्रिएट, ट्रांसफर, लिमिट, एक्सटेंड, एक्सटिंग्विश। हाँ, जब तक ये इंपैक्ट नहीं होगा तब तक वो डॉक्यूमेंट क्या नहीं कहलाएगा? इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा। और अगर वो डॉक्यूमेंट क्या नहीं कहलाएगा तो उस पर क्या नहीं लगेगी? स्टाम्प ड्यूटी। तो ये एक तरह से जनरल डेफिनेशन दी है, बोल दिया है जनरली हर वो डॉक्यूमेंट जिससे राइट्स और लाइबिलिटी पर किसी तरह का इंपैक्ट आता है। क्या इंपैक्ट आता है? कि वो क्रिएट हो, ट्रांसफर्ड हो, लिमिट हो, एक्सटेंड हो, एक्सटिंग्विश हो, रिकॉर्ड हो, तो उसे क्या मान लिया गया है फिर? इंस्ट्रूमेंट। और अगर वो इंस्ट्रूमेंट है तो उसके ऊपर क्या लगेगी? स्टैम्प। फिर जो कन्वेंस है वो भी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स कन्वेंस, क्योंकि कन्वेंस की डेफिनेशन जो थी वो लिमिटेड थी, क्योंकि उसमें केवल क्या आ रहा था? इंटरवाइवस आ रहा था। जबकि इंस्ट्रूमेंट में इंटरवाइवस भी आएगा और नॉन इंटरवाइवस मतलब विल के थ्रू ट्रांसफर भी आएगा। तो विल जो किस कैटेगरी में नहीं आ रही थी? कन्वेंस की, वो किस कैटेगरी में आएगी? इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आएगी। फिर इंस्ट्रूमेंट का क्या होना जरूरी है? साइन। अगर अनसाइंड इंस्ट्रूमेंट है, अनसाइंड इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं करता है? राइट और लाइबिलिटी पर इंपैक्ट नहीं डालता है। और अगर वो राइट और लाइबिलिटी पर इंपैक्ट नहीं डाल रहा है तो वो क्या नहीं कहलाएगा? इंस्ट्रूमेंट। फिर क्या बोला है? इवन इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मेट से मतलब नहीं है। बोले क्या मतलब? कहां लिखा था इस बात से मतलब नहीं है। किसी भी चीज पर लिखा हो वो, अगर उसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि राइट्स और लाइबिलिटीज क्रिएट, लिमिट, एक्सटिंग्विश, असाइन, ट्रांसफर हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? इंस्ट्रूमेंट। तो इवन रजिस्टर के अंदर जो एंट्री की जाती है जिस पर दोनों पार्टीज के क्या होते हैं? साइन, वो भी क्या कहलाएगा? इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि पहले हुआ करता था, जमींदार और किसानों के बीच में ट्रांजेक्शन कहां हो जाते थे? बही खाते में ही लिख लेते थे, वहीं बही खाते में उससे वो अंगूठा लगवा लेता था, वो इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ठीक है। फिर क्या बोला है कि दो पार्टीज के बीच में अगर लेटरबाजी हुई है, दो पार्टीज के बीच में क्या हुई है अगर, और एक दूसरे को लेटर लिखा उन्होंने किसी ट्रांजेक्शन को करने के पर्पज से, और उस लेटर के ऊपर उन्होंने क्या कर रखे हैं? साइन कर रखा है, स्टाम्प लगा रखा है, तो वो लेटर्स क्या मान लिए जाएंगे? इंस्ट्रूमेंट मान लिए जाएंगे। हम यही तो कह रहे हैं, फॉर्मेट से मतलब नहीं है, मतलब किससे है? इंपैक्ट से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है? यही वजह थी, बोलो। एग्जीक्यूटेड मतलब क्या था? साइन। एग्जीक्यूशन मतलब इलिटरेट पर्सन है तो अपना थंब इंप्रेशन दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नाम कितने तरह के हैं? दो तरह के, एडहेसिव और इम्प्रेस। इम्प्रेस मतलब जो छपा हुआ होता है स्टाम्प पेपर पर, जिसको आप निकाल नहीं सकते हो, वो छपा हुआ है वहां पर, एंग्रेव्ड है, एम्बोस्ड है। ठीक है। एंड जो प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा क्या लगाए जाते हैं? स्टाम्प चिपकाए जाते हैं, लेबल लगाए जाते हैं, वो भी फिर क्या कहलाते हैं? इम्प्रेस स्टाम्प ही कहलाते हैं। हम जो स्टाम्प चिपकाते हैं अलग से, वो क्या कहलाएगा? एडहेसिव स्टाम्प। वो क्या कहलाएगा? एडहेसिव स्टाम्प। ये समझ में आया अपने को? चलो फिर क्या बोला? बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। तो हमने पढ़ा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? दिलवाई दिया ना तुमने, उजल के चक्कर में हुआ। तो दो चीजें होती है, एक होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, एक क्या होता है हमारा? प्रॉमिसरी नोट होता है। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ट्रांजेक्शन होता है, काय का ट्रांजेक्शन? बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ट्रांजेक्शन होता है वो कब होता है? जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, काहे पर? क्रेडिट के ऊपर। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ट्रांजेक्शन होता है वो कब होता है? जब बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजेक्शन होता है, वो भी काय में? क्रेडिट के ऊपर। तब बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जीक्यूट किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है? क्रेडिटर लिखता है। किसके ऊपर? डेटर के ऊपर। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होना जरूरी है? एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। जब तक डेटर के द्वारा क्या नहीं दी जाएगी? एक्सेप्टेंस, तब तक वो वैलिड नहीं कहलाता।
ये पॉइंट आया समझ में अपने को? जबकि क्या होते हैं जो बहुत ही बड़ा है ना, प्रोमिसरी नोट जो होते हैं वो कब लिखे जाते हैं? बाइंग एंड सेलिंग के ट्रांजेक्शन में नहीं, जब हम क्या करते हैं? बोरोइंग करते हैं। क्या करते हैं जब हम? हाँ, तो बोरोइंग के ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने के पर्पज से क्या एग्जीक्यूट किया जाता है? प्रोमिसरी नोट। तो अगर आप किसी से उधार लेते हो तो आप उसे क्या लिख कर देते हो? प्रोमिसरी नोट। जबकि आप किसी से गुड्स खरीदते हो काय पर? क्रेडिट पर, तो फिर क्या एग्जीक्यूट होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है कि ऑर्डर होता है? ऑर्डर होता है, क्योंकि क्रेडिटर लिख रहा है, जबकि प्रोमिसरी नोट में अनकंडीशनल क्या होती है? अंडरटेकिंग होती है। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड। अगर एक स्पेसिफाइड टाइम का बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है तो वो टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाता है। जैसे 6 महीने का लिखा, 1 साल का लिखा, तो उतने टाइम पीरियड के बाद क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, उतने टाइम पीरियड बाद पैसा मिलेगा, है ना? जबकि जबकि क्या, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी तरह का कोई टाइम मेंशन नहीं किया, बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर किसी तरह का कोई टाइम मेंशन नहीं किया, तो वो क्या होता है? पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड मतलब जब सामने वाला पैसे मांगना आ जाएगा, हमें उसे क्या देना पड़ेगा? पैसा। हो सकता है अभी उसने पैसा दिया हो, 1 घंटे बाद मांगने आ जाए, आपको वापस देना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है? लीज। बॉन्ड। बॉन्ड में क्या है? एक पर्सन अपने ऑब्लिगेशन बनाता है। बॉन्ड में क्या होता है बेटा? एक पर्सन अपने क्या बनाता है? ऑब्लिगेशन बनाता है। काय के ऑब्लिगेशन? मनी के पेमेंट के, है ना? ऑन कंडीशन कि वो ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगा? वॉइड, अगर स्पेसिफाइड एक्ट परफॉर्म हो या ना हो। तो प्रोमिसरी नोट तो अनकंडीशनल था, जबकि बॉन्ड बॉन्ड कैसा होता है? कंडीशनल, तो किसी इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करती है। हुआ तो ऐसा होगा, नहीं हुआ तो ऐसा होगा। फिर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो अटेस्ट किया जाता है किसके द्वारा? विटनेस के द्वारा। नॉट पेबल टू ऑर्डर और बियरर, जिसमें एक पर्सन अपना ऑब्लिगेशन बनाता है कि वो क्या करेगा? मनी का पेमेंट करेगा किसी दूसरे पर्सन को, बट दूसरा पर्सन वही होगा जिसका नाम उसके अंदर लिखा है। ये पेबल टू ऑर्डर या बियरर नहीं होता है। इवन ये ट्रांसफरेबल भी नहीं होगा। जिसका नाम लिखा है उसे ही क्या मिलेगा? पेमेंट। फिर क्या, कि जो इंस्ट्रूमेंट अटैच किया गया है जिसमें एक व्यक्ति प्रॉमिस करता है कि वो डिलीवर करेगा क्या? ग्रेन और अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये बेसिकली तब होता है जब कलेक्टर के द्वारा जो गांव में किसान वगैरह होते हैं उन्हें खेती के लिए जमीन दी जाती है, और उसमें फिर वो प्रॉमिस करते हैं क्या? कि इसके बदले में जितना अनाज निकलेगा उस अनाज का इतना पोर्शन आपको देंगे, इतना पोर्शन हम रखेंगे। तो बॉन्ड के लिए एक व्यक्ति अपने ऑब्लिगेशन बनाए, ये जरूरी है। बॉन्ड के लिए क्या है बेटा? एक व्यक्ति अपने तीनों चीज में क्या लिखा है? ऑब्लाइजेस, मतलब क्या? बाइंडिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को क्या कर रहा है? बाउंड कर रहा है। ये समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है? लीज, है ना? अब लीज तो बोला है, टोपा का सेक्शन 105 जो है वो किसको डिफाइन करता है? लीज को डिफाइन करता है। एंड लीज किसकी होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की। एंड लीज में इन चीजों को भी इंक्लूड किया है। काहे के अंदर बेटा? इन चीजों को भी इंक्लूड किया है। पहला पहला क्या है? ये दिया जाता है कलेक्टर के द्वारा या रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा। किसको देते हैं? कल्टीवेटर्स को, जिसमें उन्हें जमीन दे दी जाती है खेती करने के लिए। एंड जब जमीन आप दे रहे हो तो किन टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे दे रहे हो? वो टर्म्स एंड कंडीशन कहां मेंशन होती है? पट्टा। तो गांव में ये वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है कि जमीन काय पर ली है? पट्टे पर ली है। पट्टे पर ली मतलब काय पर ली है? वो एक तरह से लीज पर ली। किससे ली है? गवर्नमेंट से ली। कलेक्टर की पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी, वो तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट से ली थ्रू कलेक्टर। दूसरा दूसरा क्या है? कबूलियत। कबूलियत मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस। कबूलियत मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस, है ना? तो ये एग्जीक्यूट किया जाता है लेजी के द्वारा। कबूलियत एग्जीक्यूट किया जाता है किसके द्वारा? हाँ, जिसमें लेजी लेजी क्या करता है? लीज की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है बेटा? लीज की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, इन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैं आपसे प्रॉपर्टी लीज पे ले रहा हूं, इन टर्म्स एंड कंडीशन को मैं फॉलो करूंगा। फिर क्या होता है? टोल, है ना? एक तरह से ये क्या है? टैक्स होता है जो पे किया जाता है ना? तो जैसे हमने देखा हाईवे के ऊपर क्या बने होते हैं? टोल टैक्स बने होते हैं। तो वहां वो जो प्राइवेट पर्सन है आने जाने वाले व्यक्तियों से क्या रिकवर कर रहा है? पैसा ले रहा है, टोल टैक्स ले रहा है।
अब वो जमीन या वो रोड उस प्राइवेट पर्सन की नहीं है, वो रोड किसकी है? गवर्नमेंट की है। बट गवर्नमेंट के द्वारा जब उसे परमिशन दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करके, क्या कि आप यहां से आने जाने वाले व्यक्तियों से क्या कलेक्ट कर सकते हो? टोल टैक्स। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है टोल कलेक्टर एंड गवर्नमेंट के द्वारा, वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? लीज। और कोई भी एप्लीकेशन थी जिसके ऊपर ये मेंशन कर दिया गया हो क्या कि हमने क्या दे दी है? लीज। और कोई भी एप्लीकेशन थी जिस पर ये सिग्निफाई कर दिया, मेंशन कर दिया है कि हमने क्या ग्रांट करी है? लीज ग्रांट की। नेक्स्ट, प्रोमिसरी नोट हो गया था अपना। फिर क्या है? रिसिट। सिंपल वर्ड में याद रखें, रिसिट मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को क्या दे देते हैं? पेमेंट। तो हमें पेमेंट हमने उसको दे दिया है, हमारे पास उस चीज का क्या होना चाहिए? प्रूफ। तो प्रूफ के लिए वो हमें क्या देता है? रिसिट। जैसे आपने फीस जमा की, आप तो बोल रहे हो आपने पैसा दे दिया, हम बोल रहे नहीं मिला, तो आपके पास भी फ्यूचर में कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। तो जब आप पेमेंट हमें करोगे तो हम उस पेमेंट के आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? रिसिट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। अब केवल कैश ही नहीं, दूसरी चीजें भी अगर हमें मिल रही है तो हम जो एक्नॉलेजमेंट देने के लिए, रिसिट एक तरह से क्या होती है? एक्नॉलेजमेंट। रिसिट एक तरह से क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट मतलब एक्सेप्टेंस। क्या कि मुझे कैश मिल गया है, मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिल गया है, मुझे प्रोमिसरी नोट मिल गया है, मुझे ग्रेन मिल गई है, मुझे मूवेबल प्रॉपर्टी मिल गई है इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द डेट। ये जो पैसा देना था इसके सेटिस्फेक्शन में मुझे ये सारी चीजें मिल चुकी हैं। तो रिसिट मतलब कोई भी नोट है, मेमोरेंडम है, राइटिंग है, जिसमें मनी, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक या प्रोमिसरी नोट क्या हो चुका है? रिसीव्ड। इसका हम क्या दे रहे हैं? एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। या हमें क्या मिली है? कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, काहे के सेटिस्फेक्शन में? डेट के सेटिस्फेक्शन में। या कोई भी डेट या डिमांड जो थी वो क्या हो चुका है? सेटिस्फाइड, डिस्चार्ज हो चुका है ना। या हम सिग्निफाई या इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, और उस एक्नॉलेजमेंट को क्या करना जरूरी है? साइन करना जरूरी। सेम इज नॉट इज और इज नॉट साइन बाय द नेम ऑफ एनी पर्सन, मतलब जनरल साइन होना उसके ऊपर क्या है? जरूरी। फिर 5,000 तक पर कितनी लगती है? 1 रुपए की स्टाम्प लगता है रिसिट के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? सेटलमेंट। सेटलमेंट अपन ने पढ़ा था 3 तरह का होता है। एक तो क्या होता है? मैरिज सेटलमेंट, एक होता है फैमिली सेटलमेंट, एक होता है रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस से सेटलमेंट। सेटलमेंट नॉन टेस्टामेंट्री होता है। टेस्टामेंट्री मतलब क्या होता है? बाय विल। ये क्या हो गया? अदर देन विल, है ना। तो उसमें अच्छा कैसे होगा? राइटिंग में होगा, जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या दे रहा है? मैरिज के कंसिडरेशन के बदले में ट्रांसफर कर रहा है, या अपनी फैमिली मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फैमिली मेंबर्स को बांट रहा है, या रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस से उसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी है। ठीक है। सेटलमेंट और विल दोनों अलग अलग होते हैं। विल कैसा होता है? टेस्टामेंट्री, जबकि सेटलमेंट कैसा होता है? विल एक व्यक्ति के मरने के बाद ऑपरेटिव होती है, जबकि सेटलमेंट इमीडिएटली ऑपरेटिव हो जाता है। नेक्स्ट, स्टाम्प। स्टाम्प कितने तरह के हुए? 2 तरह के। कौन कौन से? ये तो काइंड बताया। बोले स्टाम्प एक्चुअली होता क्या है? तो बोले कोई भी मार्क है, सील है, या इंडोर्समेंट जो गवर्नमेंट की एजेंसी या अथोराइज पर्सन ने लगाया है, जिसमें 2 तरह की चीजों को इंक्लूड किया जाता है, एडहेसिव स्टाम्प और कौन सा स्टाम्प? इंप्रेस स्टाम्प। दोनों को इंक्लूड किया हमने। ठीक है। चलिए, कौन सा सेक्शन दिया है? सेक्शन 3। क्या हेडिंग है सेक्शन 3 का? ये बताता है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं, कैसे हैं, जिनके ऊपर क्या लगेगी? स्टाम्प ड्यूटी। ये क्या बताता बेटा? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या लगेगी? तो ये तो बता ही चुका हूं मैं। उन्हीं इंस्ट्रूमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है जो शेड्यूल फर्स्ट में दिए हैं। उन्हीं इंस्ट्रूमेंट पर क्या लगती है? स्टाम्प ड्यूटी, जो कहां दिए हुए हैं? शेड्यूल फर्स्ट के अंदर दिए हुए हैं। हमने इंस्ट्रूमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। हमने इंस्ट्रूमेंट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था? 2 कैटेगरी में। एक तो वो जो कहां एग्जीक्यूट हुए हैं? इंडिया में। एक वो जो आउटसाइड इंडिया क्या हुए हैं? एग्जीक्यूट हुए हैं। जो इंस्ट्रूमेंट कहां एग्जीक्यूट हुए थे? इंडिया में। तो हमने बोला है हर वो इंस्ट्रूमेंट जो कहां मेंशन हो? शेड्यूल फर्स्ट में। ठीक है। एंड एग्जीक्यूट होना चाहिए, कब होना चाहिए? 1 जुलाई 1899 या उसके बाद। कहां एग्जीक्यूट हुआ हो? इंडिया में।
तो उस पर क्या लगेगी, स्टैंप ड्यूटी। कितनी, जो शेड्यूल फर्स्ट में थी, कितनी लगेगी, वो भी शेड्यूल फर्स्ट में थी। ये चीज आई समझ में अपने को। दूसरा दूसरा क्या बोला है, जो आउटसाइड इंडिया इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुए हैं उन्हें हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो क्या थे, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। एक तो क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, जो कब एग्जीक्यूट हुए हो, 1 जुलाई 1899, उसके बाद कहां पर, आउटसाइड इंडिया। कहां पर, बट उन पे स्टैंप ड्यूटी कब लगेगी, जब वो कहां लाए जाएंगे, इंडिया में। काहे के लिए, पेमेंट के लिए, डिस्काउंटिंग के लिए, ट्रांसफर के लिए, नेगोशिएशन के लिए। मतलब उसमें इंडिया में जब भी किसी भी तरह की क्या होगी, डीलिंग, उसमें इंडिया में जब भी किसी भी तरह से क्या होगी, डीलिंग, तो वो उसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्टैंप। एंड इंडिया के बाहर वाले में अदर इंस्ट्रूमेंट में लिखा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को छोड़कर जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को छोड़कर क्या होते हैं, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके ऊपर भी क्या लगती है, स्टैंप ड्यूटी लगती है। बट तब जब वो ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, जो प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है, इंडिया में। वो ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए जो प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है, इंडिया में। या वो ऐसे किसी काम को करने की रिलेशनशिप में हो जो कहां किया जाना है, इंडिया में किया जाना है। तो बोल दिया है, हर वो इंस्ट्रूमेंट जो फर्स्ट टाइम का एग्जीक्यूट होता है इंडिया में, कब एग्जीक्यूट होता है, 1 जुलाई 1899 या उसके बाद, और वो कहां मेंशन है, शेड्यूल, तो उस पर क्या लगेगी, स्टैंप ड्यूटी। दूसरा क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल अदरवाइज देन डिमांड और प्रोमिसरी नोट, जो कहां लिखे हैं, आउटसाइड इंडिया। एंड वो क्या होते हैं, एक्सेप्ट, पेड, प्रेजेंटेड, डिस्काउंटेड या अदरवाइज नेगोशिएटेड इन इंडिया। या वो इंस्ट्रूमेंट जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो इंडिया में सिचुएटेड है, या उस काम को करने की रिलेशनशिप में है जो कहां किया जाना है, तो उस पर क्या लगेगी, स्टैंप ड्यूटी। कितनी लगेगी, जो शेड्यूल फर्स्ट में दी है उतनी स्टैंप ड्यूटी लगेगी। फिर सेक्शन 3 के कुछ एग्जम्पशंस दिए हैं। इन सिचुएशन के अंदर इन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या नहीं लगेगी, स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। सेक्शन 3 के क्या दिए हैं, कुछ एग्जम्पशंस। पहला, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के बिहाफ पर या गवर्नमेंट के फेवर में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है ना, बाय गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। तो यार ये स्टैंप ड्यूटी किसकी इनकम है, गवर्नमेंट की। इंस्ट्रूमेंट भी कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, गवर्नमेंट। तो ठीक है यार, छोड़। दूसरा, अगर हम किसी शिप या वेसल को जो इंडियन शिपिंग एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या हो, रजिस्टर्ड हो, उनको या उनमें किसी भी इंटरेस्ट को या उन्हें होलली या पार्टली क्या करते हैं, जब सेल, ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उसके ऊपर भी क्या नहीं लगती है, स्टैंप। और अगर कोई यूनिट कहां सिचुएटेड है, सेज, सेज मतलब क्या, तो यार स्पेशल इकोनॉमिक जोन वालों को तो हम वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट देते रहते हैं। तो अगर सेस के अंदर जो यूनिट्स एग्जीक्यूटेड, यूनिट सिचुएटेड हैं, वो यूनिट या डेवलपर के द्वारा कोई भी अगर ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उस पर भी क्या नहीं लगेगी, स्टैंप ड्यूटी। क्लियर हुआ ये। फिर स्टैंप ड्यूटी काय पे लगती है, इंस्ट्रूमेंट पर, ट्रांजैक्शन पर नहीं। मतलब हमने ट्रांजैक्शन तो किया, बट उस ट्रांजैक्शन के लिए राइटिंग में कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया, तो हम स्टैंप ड्यूटी बचा सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन स्टैंप ड्यूटी अट्रैक्ट नहीं करता है, उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया है वो स्टैंप ड्यूटी अट्रैक्ट करता है। उसके अकॉर्डिंगली क्या पे होना जरूरी है, स्टैंप ड्यूटी पे होना जरूरी हो जाएगा ये। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, सब्सटेंस मतलब, वेरी गुड। डिस्क्रिप्शन मतलब, हेडिंग, उसे डिस्क्राइब कैसे किया गया है। तो सब्सटेंस मायने रखते हैं कि डिस्क्रिप्शन, सब्सटेंस मायने रखते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट जिसे आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि ये तो हमारी क्या है, विल, बट उसके जब कंटेंट्स पढ़े गए तो मालूम पड़ा वो तो सेटलमेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वो सेटलमेंट। और आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि विल पर कम स्टैंप ड्यूटी लगती है या नहीं लगती है, जबकि सेटलमेंट पे ज्यादा लगती है। तो स्टैंप ड्यूटी बचाने के चक्कर में आपने ऐसा किया। तो हम सीधे सीधे से यही बोल रहे हैं, बोले क्या, आप किसी इंस्ट्रूमेंट की हेडिंग, उसका टाइटल, उसका नाम क्या रख दोगे, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखते हैं उसके कंटेंट्स। हम पढ़कर देखेंगे उसे, क्या करके देखेंगे उसे, हाँ, और पढ़कर देखने के बाद जब हमें लगता है कि ये किस कैटेगरी मारा है, उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर क्या लगाई जाएगी, स्टैंप ड्यूटी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है,
तो सेक्शन 4 बोलता है कि ट्रांजैक्शन कितना है, एक काहे का है, सेल, मॉर्गेज, सेटलमेंट, है ना। तो सेल का, मॉर्गेज का या सेटलमेंट का सिंगल ट्रांजैक्शन है, बट उस सिंगल ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए सेवरल इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुए हैं। उस सिंगल ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए क्या हुए हैं, सेवरल इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुए हैं। तो अगर एक ही ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए दो या उससे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट लगते हैं तो हम ज्यादा बार स्टाम्प ड्यूटी नहीं लेंगे। हम सीधे से बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट होगा उस पर पूरी स्टाम्प ड्यूटी लग जाएगी और बाकी के ऊपर क्या लगेगा, केवल ₹1 का स्टाम्प लगेगा। 4 समझ में आ गया। जबकि 5 इसका जस्ट अपोजिट है। 5 क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन एक से ज्यादा है और ज्यादा ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया है, केवल इंस्ट्रूमेंट एक लिया और वो ट्रांजैक्शन एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी नहीं है। एक के होने के लिए दूसरे का होना जरूरी नहीं था, बट फिर भी क्योंकि हमने बोला था कि इंस्ट्रूमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, ट्रांजैक्शन पर नहीं, तो हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक ही इंस्ट्रूमेंट में ठूस दिए ताकि क्या बच जाएगी हमारी। बोले ज्यादा तेज चलने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर हम आपसे क्या लेंगे, एग्रीगेट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी। मतलब दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर जितनी स्टाम्प ड्यूटी लगती वो दो अलग अलग ट्रांजैक्शन आपने एक ही इंस्ट्रूमेंट में लिख दिए ना, तो इन दोनों की एग्रीगेट स्टाम्प ड्यूटी एक ही इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या कर देना, पे कर देना। चलो इलस्ट्रेशन देखते हैं अपन। पहला पहला क्या दिया है, हाँ सेटलमेंट इफेक्टेड हुआ है बाय अ डीड ऑफ गिफ्ट, जिसमें एक भाई ने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको दे दी, दूसरे भाई को, और दूसरे भाई ने क्या कर दिया, मॉर्गेज, कि अगर मैं पेमेंट नहीं करूं तो फिर ये मेरे ऑब्लिगेशन को सिक्योर करने के लिए मॉर्गेज रहेगा, है ना। तो यहां प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन तो काय का था, गिफ्ट का, और जो एंसिलरी ट्रांजैक्शन वो काय का था, मॉर्गेज का। बट ये एक ही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड थे, तो गिफ्ट वाली डेट पर क्या लगेगा, पूरी स्टाम्प ड्यूटी, जो कहां बताई है, शेड्यूल फर्स्ट में, और दूसरे के ऊपर क्या लगेगा, केवल ₹1 का स्टाम्प। ठीक है। फिर क्या था कि चाचा भतीजे वाला केस था, पढ़ा था ना अपन ने, कि चाचा और भतीजे दोनों के नाम से प्रॉपर्टी थी, अकेला चाचा प्रॉपर्टी बेच सकता था क्या, तो चाचा ने प्रॉपर्टी क्या कर दी, सेल, जिसमें भतीजे की क्या नहीं थी, कंसेंट। बाद में भतीजे ने अपनी कंसेंट देने के लिए एक अलग से डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहां ये दो ट्रांजैक्शन है कि एक ही है, एक, और एक ही ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट लगाए ना, तो स्टाम्प ड्यूटी पहले वाले पर मतलब प्रिंसिपल पर पूरी और बाकी पर ₹1 का स्टाम्प। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है, सब्सिक्वेंट टू अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दो डिक्लेरेशन दिए गए जिसमें यह कहा कि सेल जो थी वो सब्जेक्ट टू क्या थी, मॉर्गेज। मतलब पहले ही हम क्या वेंडर के फेवर में क्या क्रिएट कर चुके हैं, मॉर्गेज, और मॉर्गेज है, हमारी एसेट्स मॉर्गेज भी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये दो ट्रांजैक्शन नहीं थे, ये डिक्लेरेशन केवल पहले ट्रांजैक्शन को क्लियर कर रहा था। इस डिक्लेरेशन के द्वारा मॉर्गेज क्रिएट किया गया था क्या, नहीं, मॉर्गेज तो पहले क्रिएट हो चुका था, ये तो केवल डिक्लेरेशन दे रहा था। क्या डिक्लेरेशन दे रहा था, कि भाई ये प्रॉपर्टी के ऊपर इस व्यक्ति का क्या है, मॉर्गेज। तो वो डिक्लेरेशन कोई नया ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए उसके ऊपर अलग से कोई स्टाम्प नहीं लगेगा। फिर ये ऊपर ही वाला है, भाई ए वाला और भाई बी वाला, रंगून जिमखाना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था इसके अंदर, रंगून जिमखाना जो था उसने क्या एग्जीक्यूट किया, एक ड्यूली स्टाम्प ट्रस्ट डीड, एंड उसने मॉर्गेज कर दी अपनी असेट्स को, क्या, डिबेंचर स्टॉक के पेमेंट के पर्पस से। या यूं कहो, सबसे पहले कंपनी ने क्या इशू किए, डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर स्टॉक क्या होता है, कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ डिबेंचर। मतलब ए से लेकर जेड तक अगर मैंने 26 लोगों से कितने रुपए लिए, 26 करोड़, तो सबके फेवर में इंडिविजुअल सर्टिफिकेट देने के बजाय मैं जब एक एग्रीगेट वैल्यू का, एक कंसोलिडेटेड वैल्यू का सिंगल सर्टिफिकेट इशू करता हूं तो उसे क्या बोलते हैं, डिबेंचर स्टॉक। इसके लिए किसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ट्रस्टी का। किसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, डिबेंचर स्टॉक उसके फेवर में इशू कर देते हैं, एंड जिन्होंने एक्चुअली पैसा दिया था उनके फेवर में इंडिविजुअल सर्टिफिकेट इशू किए, उनके फेवर में क्या हुए बेटा। अब यार ये इंडिविजुअल सर्टिफिकेट मतलब अलग से बोरिंग किए क्या, तो ये इसी ट्रांजैक्शन का पार्ट है ना, ये अलग से कोई ट्रांजैक्शन। तो फिर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि इंडिविजुअल सर्टिफिकेट को आप डिबेंचर मानो, और अगर आप क्या मानोगे इसे,
तो ऐसी सिचुएशन में अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी दो, तो नहीं, कोर्ट का ये कहना था ये सिंगल ट्रांजैक्शन है और वो डिबेंचर स्टॉक का ही हिस्सा है, वो कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट नहीं। नेक्स्ट क्या दिया है? सेक्शन 4 इज नॉट एप्लीकेबल। अगर कौन सा सेक्शन नहीं लगेगा? 4, तो कौन सा लगेगा? 5 लग जाएगा, है ना। 5 लगेगा, इसका क्या मतलब कि इंस्ट्रूमेंट एक ही है बट ट्रांजैक्शन अलग अलग है, और अलग अलग ट्रांजैक्शन है तो अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी देनी थी, बट आपने इंस्ट्रूमेंट एक ही कर दिया, तो आप एग्रीगेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी क्या कर दो? पे कर दो, सीधी सी बात है। ठीक है, चले पहला पहला क्या बोला है? लीज एग्जीक्यूट की गई एंड रजिस्टर्ड नहीं करवाई। फिर क्या हुआ? सेकंड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, ये बोलते हुए कि ये पुराने वाले की टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर रहा है? अल्टर कर रहा है ना। तो सेकंड डॉक्यूमेंट जो है उसे एक नया ट्रांजैक्शन माना गया और वो लीज माना गया। लीज माना गया मतलब उस पर पूरी स्टाम्प ड्यूटी ली गई। फिर क्या था बोले? जैसे आपने शर्मा जी से प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ रुपए में, आपने 30 लाख रुपए का पेमेंट किया और बाकी 70 लाख क्या बोला? बाद में दूंगा। और उस 70 लाख के लिए वही प्रॉपर्टी आपने सेलर के फेवर में क्या कर दी? मॉर्गेज। तो सेल के लिए मॉर्गेज का होना जरूरी होता है क्या? तो ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, तो कौन सा सेक्शन लगेगा? चलो 5 रिपीट करो वापस से, क्या बताया 5 में मैंने? ट्रांजेक्शन अलग अलग है, इंस्ट्रूमेंट एक ही। तो जो मेन इंस्ट्रूमेंट है सबके मिलाकर एग्रीगेट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, है ना। जैसे एक पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ, एक डिसोल्यूशन डीड बनी, और जो पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहे थे उनको पेमेंट करने के बजाय उनके फेवर में बॉन्ड एग्जीक्यूट किया, एंड बॉन्ड भी उस डिसोल्यूशन डीड के अंदर ही लिख दिया गया। तो माना गया कि वो डिसोल्यूशन की डीड और वो जो बॉन्ड है वो दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, क्योंकि वो दो अलग अलग ट्रांजेक्शन। स्टाम्प ड्यूटी भी 2 बार लगनी चाहिए थी, आपने एक ही बार पे की, इकट्ठी करके पे कर दो। फिर क्या दिया है? several persons jointly relating to their separate interest in an incorporated company requires only one stamp। मतलब इस पे क्या लगाया इन्होंने? सेक्शन 4। ठीक है, ज्वाइंट इंटरेस्ट था, ज्वाइंट होल्डिंग थी, ज्वाइंट होल्डिंग थी तो सिंगल ट्रांजैक्शन मानते हुए सेपरेट स्टाम्प, सिंगल स्टाम्प लगाया है। फिर एक पर्सन अगर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में काम करता है और पर्सनल कैपेसिटी में काम करता है, एक पर्सन क्या है अगर, हाँ रिप्रेजेंटेटिव मतलब दूसरे व्यक्ति के ट्रस्टी के रूप में, दूसरे व्यक्ति के एजेंट के रूप में जो काम कर रहा है, और पर्सनल कैपेसिटी में भी अगर काम कर रहा है, तो दोनों कैपेसिटी क्या है? अलग अलग। जैसे शर्मा जी ने अपना एजेंट बनाया है, किसको? वर्मा जी को, कि उनकी हाउस प्रॉपर्टी बेच देना। वर्मा जी ने किसका अपॉइंटमेंट किया? ऑक्शन करने के लिए ऑक्शनियर का अपॉइंटमेंट किया, और उसके फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी देकर क्या बोला कि ये हाउस प्रॉपर्टी भी बेचो और मेरी शॉप भी बेच दो। अब वर्मा जी ने एक ट्रांजेक्शन तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शर्मा जी किया नहीं, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी किसकी थी? शर्मा जी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दी उन्होंने, जबकि शॉप तो उनकी खुद की है, ये उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में दिया। तो ये दो अलग अलग पावर ऑफ अटर्नी होना चाहिए थी, जबकि दोनों को एक ही में ठूस दी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सिंगल स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, एग्रीगेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी लगती। ठीक है, फिर एक लीज थी, खत्म हो गई, उसमें 2 महीने का किराया बचा था, नई लीज एग्जीक्यूट हुई, उसमें लिख दिया कि अगले 5 साल के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं और 2 महीने का पुराना किराया भी देंगे। तो ये नई लीज और पुराना किराया देना, ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, इनके ऊपर क्या लगेगा? सेक्शन 5 लग जाएगा। आपने एक ही इंस्ट्रूमेंट में दोनों को निपटाया, बहुत गलत किया, आप एग्रीगेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। फिर ऑक्शन के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हम खरीदते हैं वो सब क्या होती है? सेपरेट, अलग अलग ही होती है, और क्योंकि अलग अलग होती है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी भी क्या लगेगी बेटा? अलग है। फिर शर्मा जी हैं, उन्होंने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया, और शर्मा जी की शॉप थी कितने की? 1 करोड़ की, वो मॉर्गेज कर दी। अब बैंक बोल रहा है यार 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लोन भी 1 करोड़ का है, हमें तो क्या चाहिए? मार्जिन चाहिए। देन शर्मा जी ने बोला कि ठीक है, अगर ये शॉप बेचकर आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी भी आपके पास क्या रहेगी? मॉर्गेज। तो ये 2 मॉर्गेज किए हैं, तो ये क्या 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन है कि एक ही ट्रांजेक्शन है? और जब ट्रांजेक्शन कितना है तो कौन सा लगेगा? 4।
जॉइंट टेनेंट्स जो है वो 1 स्टाम्प लगता है, बता दिया आपको मैंने। चले सेक्शन 6, सेक्शन 6 का क्या कहना है? हमने बोला स्टाम्प ड्यूटी किस पे लगेगी? इंस्ट्रूमेंट पर। कौन से इंस्ट्रूमेंट पर? जो शेड्यूल फर्स्ट में दिया है। अब डिस्क्रिप्शन मतलब हमने क्या पढ़ा था? टाइटल, हेडिंग। हमें लग रहा है हमारा इंस्ट्रूमेंट विल है, और हमें लग रहा है हमारा इंस्ट्रूमेंट सेटलमेंट भी हो सकता है, गिफ्ट भी हो सकता है। अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो शेड्यूल फर्स्ट के किस इंस्ट्रूमेंट को बिलोंग करता है। हमें क्या हो रहा है? कंफ्यूजन। हमें लग रहा है दो या ज्यादा कैटेगरी में आ रहा है। तो या तो अभी हम पढ़ेंगे 31 पकड़कर आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, कलेक्टर के पास चले जाओ, बता देगा। और नहीं तो एक काम करो, दोनों में से जिस पर क्या पे हो रही हो हायर ड्यूटी, वो पे कर दो, ताकि झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हो जाएगा ये। फिर क्या हेडिंग है? तो क्योंकि सेक्शन 5 बोलता है प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट पर, नहीं 4 बोलता है प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट पर फुल स्टैम्प ड्यूटी, और एंसिलरी पर, तो बोले प्रिंसिपल क्या है एंसिलरी क्या है, बोले डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर। बट अगर प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट पर कोई स्टैम्प ड्यूटी और एंसिलरी पर लगती है तो एंसिलरी पर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल पर नहीं लग रही। जैसे हमने बताया था कि गुड सेल करने का एग्रीमेंट हुआ था, तो उसके ऊपर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है, बट उसके रिलेशनशिप में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया, उस पर क्या लगती है? स्टैम्प ड्यूटी। प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन गुड्स का था, ये तो एंसिलरी था, जब प्रिंसिपल पर ही एंसिलरी पर भी लगाने की जरूरत नहीं। सेक्शन 8 से, ठीक है। सेक्शन 8 था कि बॉन्ड्स या डिबेंचर इशू किए हैं किसने? लोकल अथॉरिटी ने। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली? लोकल अथॉरिटी लोन एक्ट 1879 के अकॉर्डिंग, है ना। वापस से लेते हैं। सबसे पहले लोकल अथॉरिटी होना चाहिए। लोकल अथॉरिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा? 12 की 13? 12, है ना। 13 में तो लॉ की डेफिनेशन थी, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के अंदर जो काई की डेफिनेशन दी है स्टेट की, उसमें बताई है लोकल अथॉरिटी। तो वो जो नालायक लोकल अथॉरिटी है ना, वो लोकल अथॉरिटी क्या ले रही है? लोन। अब लोन लिया है तो उसके अगेंस्ट क्या इशू किए थे? बॉन्ड्स या डिबेंचर, ठीक है। एंड वो किस कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली इशू किए थे? लोकल अथॉरिटीज लोन एक्ट 1879। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो भी बॉन्ड्स या डिबेंचर आप इशू कर रहे हो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। कितना परसेंट? 1%। काहे का 1%? टोटल अमाउंट का 1% लगेगा। तो अगर 1 करोड़ के बॉन्ड इशू किए हैं तो 1 लाख रुपए का क्या लग जाएगा? स्टैंप लग जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? मुझे लगा बैग लेने गई है। फिर क्या बोला है? अब फ्यूचर के अंदर अगर इन बॉन्ड्स को या डिबेंचर को हम क्या करते हैं? रिन्यू या कंसोलिडेट या सब डिवाइड या अदरवाइज इनमें डीलिंग करते हैं ना, तब किसी भी तरह की कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। तो दो चीजें, जब आप बॉन्ड से डिबेंचर इशू करोगे तब 1% स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगी, बट जब उन बॉन्ड्स या डिबेंचर को आप क्या करते हो? रिन्यू, कंसोलिडेट, सब डिविजन, है ना, या अदरवाइज, ये सारे वर्ड मैंने डिस्क्राइब किए थे ना सेक्शन 61 में, जब अपन ने पढ़ा था कैपिटल क्लॉज में अल्टरेशन करते हैं तभी वर्ड्स पढ़े थे अपन ने सारे। अब अगर 1% स्टैम्प ड्यूटी लग रही है, वो भी आपने नहीं दी है, नेग्लिजेंट रहे हो आप पे करने में, तो 10% तक की क्या लग जाती है? पेनल्टी लग जाती है। नेक्स्ट, स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। तो शेयर्स के ट्रांसफर पर कितना लगता है? 0.25% ऑफ कंसिडरेशन। समझ में आया अपने को? नेक्स्ट क्या है? जनरल सेक्शन है। सेक्शन 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से पावर दिया गया है कि वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के रिलेशनशिप में जो स्टैम्प ड्यूटी है उसे रिड्यूस कर सकती है, उसे रेमिट मतलब छोड़ सकती है, या किसी ने स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट नहीं किया और वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है तो उसके साथ क्या कर सकती है? कंपाउंड। कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है? सेंट्रल। नेक्स्ट क्या है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो इसमें अलग अलग सिचुएशन के अंदर हमने जो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किए हैं, अलग अलग सिचुएशन के अंदर हमने क्या किया है? जो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किए हैं उन इंस्ट्रूमेंट पर कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो इंस्ट्रूमेंट के वैल्यूएशन पर डिपेंड करती है। तो इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा, वो हम यहां देख रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन करते समय इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट पर एड वोलेरम ड्यूटी लगनी थी, एड वोलेरम मतलब हाँ, अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू, तो हमें उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा।
कर लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट वो इंस्ट्रूमेंट इंडियन करेंसी में लिखा हुआ नहीं है। वो कौन सी करेंसी में लिखा है? फॉरेन करेंसी में। वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंडियन करेंसी में लिखा हुआ नहीं है। वो कौन सी करेंसी में लिखा है? फॉरेन करेंसी में लिखा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें उस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, काहे में? इंडियन करेंसी में। तो हमें कन्वर्जन रेट चाहिए। कन्वर्जन रेट कौन सी डेट का लें? जिस डेट पर इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ था? एग्जीक्यूट हुआ था। किसका लें? तो बोले सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके द्वारा प्रिस्क्राइब जो अथॉरिटी हैं, उन अथॉरिटीज के द्वारा जो कन्वर्जन रेट बताया जाता है, वो रेट को लेकर हम उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे? वैल्यूएशन कर देंगे। ये समझ में आया अपने को? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? हाँ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब वो सिक्योरिटीज जिन्हें इंडियन या यूके के मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है, वो क्या कहलाती है? मार्केटेबल सिक्योरिटी। मैं बोल रहा हूँ यूके क्यों दिया? बोले यार 1899 में बना था एक्ट, तब तो यूके ही था, यूके का भी दिया हुआ है नाम, है ना? अब हमने बोला कि अगर किसी कंपनी की मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब जो मार्केट के अंदर खरीदी और बेची जा सकती है, उनका अगर वैल्यूएशन करना है तो कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले अगर कंपनी कैसी है? लिस्टेड कंपनी है। कंपनी कैसी है? अगर लिस्टेड कंपनी है तो ऐसी सिचुएशन में जिस डेट पर आपने क्या किया था? ट्रांजैक्शन, जिस डेट पर आपने क्या किया था, उस डेट पर स्टॉक एक्सचेंज पर जो प्राइस चल रही है वो बेस हो जाएगी हमारा। आज हम बोल रहे हैं हमने रिलायंस के शेयर खरीदे हैं कितने में? 3,000 रुपए में, जबकि मार्केट रेट चल रहा है 5,000 रुपए। तो ऑब्वियसली हम झूठी बोल रहे हैं कि जिस चीज की वैल्यू कितनी चल रही थी? 5,000, तेरे को 3,000 में किसने दे दिया? पे पागल बना रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में। तो फिर हमारे पास बेस है, क्या बेस है? कि जिस डेट पर क्या हुआ था, उस डेट पर मार्केट में जो प्राइस चल रही थी उससे कम का वैल्यूएशन हम एक्सेप्ट नहीं करते। ज्यादा का कर देंगे। आप बोल रहे हमने 10,000 में खरीदा, हम 10,000 मान लेंगे, कम में नहीं मानेंगे। ये समझ में आया अपने को? फिर दूसरा, अगर वो लिस्टेड तो थी बट थिनली ट्रेडेड थी, रेयरली ट्रेडेड थी, या उस दिन स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग ही नहीं हुई थी, या किसी कंपनी है अनलिस्टेड कंपनी है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी डेट के आसपास दूसरे पर्सन ने भी ट्रांजेक्शन्स किए होंगे। उन दूसरे पर्सन के ट्रांजेक्शन किस प्राइस पर हैं, उन दूसरे पर्सन के ट्रांजेक्शन किस वैल्यू पर हैं, उस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए क्या कर दिया जाएगा? वैल्यूएशन। अब बोले यार दूसरे व्यक्तियों के ट्रांजेक्शन हमें कैसे मालूम पड़ेंगे? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसने कितने में ट्रांजेक्शन किया है? तो यार इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प लेंगे। उसको बोलेंगे भाई तू बता यार, तेरे पास शेयर ट्रांसफर डीड आई होगी, तेरे पास इंटीमेशन आई होगी कि दूसरे व्यक्ति ने जो शेयर खरीदे उसकी, बता तू बता। तीसरा, ये भी अगर पॉसिबल नहीं है तो वैल्यू फेस वैल्यू से कम एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये भी पॉसिबल नहीं है तो वैल्यू कितने से कम? फेस वैल्यू से कम एक्सेप्ट हम नहीं करें। ये समझ में आया अपने को? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? सेक्शन कौन सा है? 23। अब 23 का क्या कहना पड़ रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो मनी के पेमेंट से रिलेटेड है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो किससे रिलेटेड है? हाँ, और उसमें प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों के पेमेंट की बात कही है। मान लो 1,00,000 रुपए का प्रिंसिपल है और 10,000 रुपए का उस पर क्या पे करना है? इंटरेस्ट। तो भी स्टाम्प ड्यूटी केवल किस पे लगेगी? प्रिंसिपल पर। किस पे नहीं लगेगी? भले ही इंस्ट्रूमेंट पर एक्सप्रेसली मेंशन हो इंटरेस्ट का पेमेंट तो भी, है ना? हम मान लेंगे कि इंटरेस्ट तो जैसे मेंशन किया ही नहीं हो, प्रिंसिपल के ऊपर ही क्या लगती है? स्टैम्प ड्यूटी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? चलिए देखें क्या कहा गया इसके अंदर अपने को, कि एक पर्सन ने, हम एग्जांपल से ही लेते हैं, है ना? कौन है अपने? शर्मा जी। उन्हें 1,00,000 रुपए लेना है किससे? तो वर्मा जी डेटर हो गए, शर्मा जी क्या हो गए? क्रेडिटर। ठीक है। अब वर्मा जी के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है। वर्मा जी के पास क्या है? वो हाउस प्रॉपर्टी वो क्या कर रहे हैं? किसको? तो शर्मा जी बायर हो गए और वर्मा जी क्या हो गए? सेल। अब शर्मा जी बायर हो गए तो वो काहे का पेमेंट करेंगे? एंड कंसिडरेशन पर ही स्टाम्प ड्यूटी लगती है। कंसिडरेशन में उन्होंने केवल 50,000 रुपए कैश दिए। कितने कैश दिए? और क्या बोला कि वो जो 1,00,000 रुपए तेरे से लेना था ना मुझे, वो अब मैं इसी में एडजस्ट कर लूंगा, वो 1,00,000 तुझे देने की जरूरत। तो हमने ये बोला कि यहां पर प्रॉपर्टी क्या की गई, और ट्रांसफर का जो
उसके बदले में क्या मिला? कैश। और क्या हुआ? डेट सेटिस्फाइड। इन दोनों को काय का पार्ट मानेंगे? कंसिडरेशन का। तो भले ही ट्रांसफर के समय आपने केवल कितने दिए? 50,000। ट्रांसफर के टाइम कितने दिए? केवल। बट क्योंकि 1 लाख का डेट भी क्या माना है? सेटिस्फाइड, तो स्टैंप ड्यूटी कितने पर लगेगी? 1.5 लाख के ऊपर लगेगी। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? तो सेक्शन 26 जो हम पढ़ रहे हैं, चॉइस जो हम पढ़ रहे हैं, तो चॉइस यही बोलता है कि अगर प्रॉपर्टी का क्या हुआ है? ट्रांसफर। बोलो बच्चों, किसका ट्रांसफर हुआ है? तो ट्रांसफर का क्या था? जो उसके बदले में कैश मिला हो, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिली हो, डेट सेटिस्फाइड हो गया हो, ये सब कंसिडरेशन का पार्ट माने जाते हैं। इन सब का टोटल करके कंसिडरेशन डिटरमाइन होगा और उसके ऊपर क्या लगेगी? स्टैंप ड्यूटी। क्योंकि यहां देखा जाए तो शर्मा जी को प्रॉपर्टी 50,000 में पड़ी, 1 लाख में पड़ी कि 1.5 लाख में पड़ी? क्यों? 1 लाख तो वो पहले दे चुके थे जो अब नहीं मिलेगा, 50,000 और दिया। यहां वर्मा जी को भी कितना मिला? एक तरह से 1.5 लाख। 1 लाख पहले मिल चुका था, 50,000 और, तो आप 1.5 लाख पे कंसिडरेशन देना मना थोड़ी कर। ये पॉइंट आया समझ में? सेकंड, चोपड़ा जी हैं, उनके पास क्या है? एक हाउस प्रॉपर्टी। वो उन्होंने मॉर्गेज की, किसके पास? एसबीआई के पास। एसबीआई क्या हो गया? मॉर्गेज ही है ना। क्यों मॉर्गेज की? एसबीआई से लोन लिया था। कितने का लोन लिया? 1 लाख। कितने का लोन लिया बेटा? और उस पर इंटरेस्ट भी ड्यू है, कितने का? 20,000 का। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब चोपड़ा जी ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी, जो कि उन्होंने मॉर्गेज की थी, किसके फेवर में? वो उन्होंने सेल कर दी। किसको? मॉर्गेज के साथ ही सेल कर दी। अब भल्ला जी क्या हो गए? बायर। भल्ला जी क्या हो गए? भल्ला जी क्या पे करेंगे? क्या पे करेंगे? कंसिडरेशन में उन्होंने अभी केवल कितना दिया? 50,000। और क्या बोला कि इस पे जो मॉर्गेज मनी है, तेरे को एसबीआई का 1 लाख प्रिंसिपल और 20,000 इंटरेस्ट देना है ना, वो मैं दे दूंगा। देखा जाए तो जब तक भल्ला जी एसबीआई का पेमेंट नहीं करेंगे, उन्हें प्रॉपर्टी पर पूरा राइट मिलेगा क्या? या तो एसबीआई का पेमेंट चोपड़ा जी करें या कौन करे? जब तक एसबीआई को पूरा पेमेंट, प्रॉपर्टी तो उसके पास मॉर्गेज है। अब भल्ला जी क्या करते? 1,20,000 चोपड़ा जी को देते। चोपड़ा जी किसको देते? एसबीआई को। फिर खेल खत्म होता। या पूरा 1,70,000 भल्ला जी किसको देते? चोपड़ा जी को। 50,000 चोपड़ा जी खुद रखते, 1,20 किसको देते? बट अगर नहीं देते तो फिर हमारा झगड़ा हो जाता ना, इसलिए हमने बोला तू रेबा दे, हम इसको पैसा दे देंगे और तेरे हिस्से में बचा हुआ ही पैसा आना ना, तू 50,000 रख। बट भल्ला जी को प्रॉपर्टी कितने में पड़ी? क्योंकि उन्होंने 1,20 भी प्रॉपर्टी के बदले में दिया ना, तो ये प्रॉपर्टी कितने में पड़ी उनको? तो 1,70 कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा, जिस पर क्या पे करेंगे? स्टैंप ड्यूटी। यहां मॉर्गेज किसके फेवर में था और सेल किसको की? मॉर्गेज किसके पास था? किसी और के पास। सेल किसको की है? किसी और। अब जिस व्यक्ति को हमने प्रॉपर्टी क्या की थी, उसी को हम सेल कर देते हैं तो क्या? क्या मतलब? गुप्ता जी हैं, उन्होंने 1 लाख का लोन लिया था, किससे? एसबीआई से। और एसबीआई को अपनी हाउस प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू कितनी थी, मॉर्गेज कर दी एसबीआई को। ठीक है। अब एसबीआई ने ऑफर दिया, किसको ऑफर दिया? गुप्ता जी को, कि वो हाउस प्रॉपर्टी रख लेते हैं, सेल कर दे मुझे। और कंसिडरेशन में क्या है? वो 1 लाख का जो, वो मैं सेटिस्फाइड मान लूंगा और तेरे को और कितना दे देता हूं? कितना दे देता हूं? तो भाई प्रॉपर्टी कितने की, ट्रांजेक्शन कितने का हुआ, स्टाम्प ड्यूटी कितने पे लगेगी? बट माइनस कर देंगे जो स्टाम्प ड्यूटी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, किसके ऊपर? मॉर्गेज के ऊपर। किसके ऊपर? मॉर्गेज कितने का था? 1 लाख का। मॉर्गेज कितने का था? तो 1 लाख के ऊपर अगर मान लो आपने 5,000 की क्या पे की थी? स्टाम्प ड्यूटी। और 1.5 लाख पर टोटल स्टाम्प ड्यूटी कितनी बन रही है? 15,000। तो 15 में से 5,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। अब आपको कितना देना है? केवल 10,000। सेकंड और थर्ड में डिफरेंस समझ में आया? सेकंड में मॉर्गेजी कोई और था, बायर कोई और था, जबकि यहां मॉर्गेजी और बायर दोनों सेम हैं। इसलिए हमने काहे कि डिडक्शन दे दिया है स्टाम्प ड्यूटी का, कि ठीक है तुम स्टाम्प ड्यूटी की छूट ले लो। क्लियर हुआ ये? वो पागलों, ये सेक्शन 24 हो गया। 25, 25 का एरिया है वैल्यूएशन इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ एन्युटी। फटाफट से बोलो क्या लिखा है 25 में? एन्युटी मतलब क्या होता है? एनुअली पेमेंट करना, वंस इन ईयर, है ना। जैसे शर्मा जी ने क्या किया? प्रॉमिस कि वो ईयरली कितने रुपए देंगे? हाँ, किसको देंगे? मंदिर को देंगे। किसको देंगे?
हाँ देते रहेंगे, और नहीं देते हैं तो उन्होंने अपनी शॉप क्या कर दी, मॉर्गेज कर दी, नहीं दूं तो इससे पैसा ले लेना है। अब कितने रुपए देंगे, 1 लाख। कितने रुपए देंगे, 1 लाख। उन्होंने बोला 1 लाख मैं कितने साल तक दूंगा, 10 साल तक। कितने साल तक दूंगा, तो हम यहां वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब वैल्यूएशन कितना हुआ, 10 लाख। तो स्टैंप ड्यूटी कितने पे लगेगी, 10 लाख पर। कितने पे लगेगी, तो सीधा सा बोला है कि अगर टाइम पीरियड क्या था, डिफाइंड था, बोलते जाओ बच्चों, अगर टाइम पीरियड क्या था, तो ऐसी सिचुएशन में क्या, इतना टाइम पीरियड है उसे वैल्यू से मल्टीप्लाइड करो तो आपका वैल्यूएशन निकल जाएगा। लेकिन अगर शर्मा जी बोल रहे हैं मैं 1 लाख रुपए दूंगा, शर्मा जी बोल रहे हैं क्या दूंगा मैं, 1 लाख रुपए दूंगा, कब तक दूंगा, ये नहीं बताया उन्होंने, कब तक दूंगा ये। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे लिखा है, ए बाइंड्स हिमसेल्फ ऑन सिक्योरिटी ऑफ सब इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनुअल पेमेंट टू अ टेंपल ऑफ रुपीज 2200, इट इज अ मॉर्गेज डीड चार्जेबल विद ड्यूटी ऑन 20 इयर्स पेमेंट। अब इसने बोला एनुअली पेमेंट कितना करूंगा मैं, 2200। कब तक ये बताया क्या, तो फिर वैल्यूएशन 20 साल के बेसिस पर होगा। किसके बेसिस पर होगा, तो 2200 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 20, और जितनी वैल्यू आएगी उसके ऊपर क्या ले लेंगे, स्टैंप ड्यूटी। तीसरा वो बोल रहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं, क्या हूं मैं जब तक, तब तक मैं क्या पे करूंगा, स्टैंप ड्यूटी नहीं बे, मन लाख रुपए देता रहूंगा। अब उसने वो कब तक जिंदा रहेगा मालूम है क्या, तो हम 12 साल मानते हुए क्या कर देंगे, वैल्यूएशन। क्या मानते हुए बेटा, 12 साल मानते हुए वैल्यूएशन कर देंगे। ये पॉइंट आया समझ में अपने को। नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है, 26, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज इनडिटरमिनेट। फिर से बोलो क्या दिया है बेटा, जैसे आपने क्या लिखी है कोई बुक, अब बुक क्या हो जाएगी, पब्लिश। मान लो एक्समैन जो है पब्लिशर है, वो आपकी बुक छाप रहा है। अब जितनी बुक की कॉपी क्या होगी, सेल, हर कॉपी पे मान लो आपको 100 रुपए मिलेंगे, हर कॉपी पे कितने मिलेंगे आपको। अब 5 साल का एग्रीमेंट हुआ है, और 5 साल में जितनी कॉपीज बिकेगी, हर कॉपी आपको कितना मिलेगा। अब 5 साल में कितनी कॉपी बिकेगी मालूम है क्या, हाँ आपने लिखा था 2 ही कॉपी बिकेगी, वो दोनों आप खरीदोगे, एक अपने पढ़ने के लिए, दूसरा मुझे गिफ्ट करने के लिए, कि ज्यादा बिक जाएगी। चलो आपने सोचा कितनी बिक जाएगी, 2000, तो 2000 इंटू 100 के हिसाब से कितना आ गया, 2 लाख रुपए। 2 लाख पर क्या पे करना है, स्टैंप ड्यूटी। बट 2000 बिक जाएगी जरूरी है क्या, हो सकता है 20,000 बिक जाए, हो सकता है 2 लाख बिक जाए। तो आज हम वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, आज हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम है कितनी कॉपीज सोल्ड होगी। जैसे हमने कोल माइन ली, क्या ली हमने, तो कोल माइन में से क्या निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है कोला ही निकलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये डिसाइड हुआ 100 रुपीज केजी के हिसाब से रॉयल्टी का पेमेंट होगा। अब कितना कोयला निकलेगा मालूम है क्या, मान लो वो 5 साल की लीज है, कितने साल की, 5 साल में हो सकता है 1 लाख किलो निकाल लो आप, हो सकता है कुछ भी नहीं निकले। तो वैल्यू आज के डेट में डिटरमाइन नहीं की जा सकती है, वैल्यू आज की डेट में। अब अगर वैल्यू आज की डेट में डिटरमाइन नहीं हो सकती, बट स्टैंप ड्यूटी तो मुझे आज ही चाहिए ना यार, कि नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा वो बताया है, ऐसी सिचुएशन में वैल्यूएशन किस तरह से होगा वो बताया है। समझ में आया, बाद में देख लेना बेटा उसमें से, ठीक है। चलो तुम इधर ध्यान लगाओ, इधर कौन सा सेक्शन है ये, 26। पहला ये बोला है अगर माइनिंग लीज थी, क्या थी अगर, तो फिर है ना आप खुद एस्टिमेटेड वैल्यू निकालो। मतलब लेजर और लेजी को हमने इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया कि भाई तुम देख लो, तुमको जितना लगता है उतना वैल्यूएशन कर लो। तुमको लगता है कि 10 लाख रुपए का वैल्यूएशन हो जाएगा, 10 लाख कर दो, 10 लाख पर क्या पे कर दो, स्टैंप ड्यूटी। अब अगर हमको लग रहा है 10 लाख का होगा वैल्यूएशन, और 10 लाख पर क्या लगेगी, और हमें ही वैल्यूएशन करना है, तो हमने तो बेईमानी करके वैल्यूएशन कितना कर दिया, 2 लाख। अब अगर हम डेलिबरेटली अंडर वैल्यूएशन करते हैं, अगर हम क्या करते हैं डेलिबरेटली, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टांसेस के अंदर हम बाद में 2 लाख से ज्यादा लीगली रिकवर नहीं कर पाए। मतलब माल कितने का निकला, 10 लाख का, कितने का निकला, वैल्यूएशन कितने का था, सामने वाला आपको 2 लाख दे देगा, बचे हुए 8 लाख दे रहा है क्या, आप जाकर कोर्ट में क्या फाइल करोगे, हाँ वो कोर्ट बोल देगा यार 2 लाख लिखा था ना, दे तो दिया उसने, अब क्या दिमाग खराब कर रहा हो। तो थोड़ी सी स्टैंप ड्यूटी बचाने के चक्कर में अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो तो आपकी इच्छा, और नहीं तो भी आपकी इच्छा।
फिर अगर लीज गवर्नमेंट से किया गया ट्रांजेक्शन, वो लीज का ट्रांजेक्शन किससे किया है, एक काम कर, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के पास ले जा, वो वैल्यूएशन कर देगा, तेरे को करने की जरूरत नहीं है, दिमाग मत लगा अपना। ये समझ में आया अपने को। फिर क्या बोला है, बट अगर हमने डेलिबरेटली अंडर वैल्यूएशन नहीं किया, हमें तो लग रहा था 10 लाख निकलेगा और हमने वैल्यूएशन भी कितना किया, और निकल कितना गया, 12 लाख, कितना निकल गया, तो 2 लाख के ऊपर अब स्टाम्प ड्यूटी और पेनल्टी आप पे कर दो, तो हम वैल्यूएशन 10 से बढ़ाकर कितना कर देंगे, 12 लाख कर देंगे। हो जाएगा ये। नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है, 29। क्या कह रहा है 29, 27 तो बोल रहा है कि कंसिडरेशन और कंसिडरेशन को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली क्या कर देना, डिस्क्लोज। नहीं किया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अब सेक्शन 29 का क्या कहना पड़ रहा है, बोलो, कौन स्टैंप ड्यूटी पे करेगा। तो सबसे पहले तो 2 पर्सन होते हैं हर ट्रांजेक्शन में, वो दोनों मिलकर डिसाइड कर लें कि स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट कौन करेगा। जैसे प्रॉपर्टी खरीदी थी तो बायर सेलर मिलकर डिसाइड कर दें कि बायर पे करेगा कि सेलर। मॉर्गेज था, मॉर्गेज और मॉर्गेजी डिसाइड कर लें। लीज था, लेजर और लेजी डिसाइड कर ले कि कौन पे करेगा। ठीक है, अरे हमें तो पैसा चाहिए ना यार, अब बायर दे चाहे, तेरे को क्या फर्क पड़ा, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा ना होता, खत्म। लेकिन अगर दोनों ने डिटरमाइन नहीं की है, अगर दोनों ने, तो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट इन व्यक्तियों से स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करेगी। गवर्नमेंट के लिए तो ये लायबल है अगर एग्रीमेंट नहीं था तो। कौन, तो बोले प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर। हाँ, कौन लायबल है, मेकर और ड्रॉवर और एग्जीक्यूटर। फिर किसके डीड केस में, मॉर्गेज लायबल है मॉर्गेज डीड के केस में। फिर पॉलिसी ऑफ अदर देन फायर, कौन, पर्सन अफेक्टिंग द इंश्योरेंस। फिर फायर इंश्योरेंस के केस में पर्सन, मतलब यहां इंश्योरेंस कंपनी हो गई, यहां पॉलिसी होल्डर हो गया। फिर क्या, कन्वेंस और, हाँ कौन, ग्रांटी और ट्रांसफरिंग। लीज के केस में कौन, लेजी। फिर काउंटर पार्ट ऑफ लीज था तो कौन, लेजर। एक्सचेंज, एक्सचेंज में क्या होता है, सभी को मिलती है प्रॉपर्टी तो सब इक्वली पे करेंगे। फिर क्या था, ये ऑक्शन में मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ सेल, है ना, तो बायर जो रहेगा वो पे करेगा। और अगर क्या हुआ था, पार्टीशन, तो पार्टीशन के केस में कौन पे करेगा, हर मेंबर को जितनी जितनी प्रॉपर्टी उसके हिस्से में आई है उस हिस्से पर जितनी स्टाम्प ड्यूटी बनती है वो पे करेगा। ये समझ में आ गया अपने को। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नहीं आवाज नहीं आई। तो स्टाम्प ड्यूटी दो तरह से पे की जाती है। स्टाम्प ड्यूटी एक ही तरह से पे होती है, स्टाम्प खरीद कर। स्टाम्प दो तरह के होते हैं, इम्प्रेस स्टाम्प और एडहेसिव स्टाम्प। तो अगर आपको स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट करना है तो पेमेंट करने का तरीका एक ही है, आप एडहेसिव या इम्प्रेस स्टाम्प खरीद लो। अब क्या खरीदूं, एडहेसिव खरीदूं, इम्प्रेस खरीदूं, तो सेक्शन 11 बताता है इन ट्रांजेक्शन के लिए एडहेसिव खरीदना, इनके अलावा जितने भी हैं सबके लिए इम्प्रेस खरीदना। अब क्या है 11 में क्या बोला है, तो बोले ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिन पर 10 नए पैसे से ज्यादा की ड्यूटी नहीं लगती है, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल अदरवाइज देन डिमांड को छोड़कर, तो उनके ऊपर क्या लगता है, एडहेसिव स्टाम्प। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज और जो कहां लिखे हैं आउटसाइड इंडिया के बाहर, उनके ऊपर भी क्या लगता है। फिर क्या है, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू, ये सब समझाया था मैंने, याद है ना। फिर क्या है, नोटरी वाले एक्ट हैं, है ना। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जहां हमारे लिए, शेयर के ट्रांसफर के रिलेशनशिप। ये समझ में आ गया अपने को। तो यहां वर्ड यूज किया है क्या, मे बी स्टार, बट यहां मे को शेल की तरह पढ़ना चाहिए, कंपल्सरीली पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, एडहेसिव स्टैंप लगाते कैसे अपन, ऐसे चिपका के लगाते ना, उसका जोड़ मजबूत होता है क्या, निकल जाता है ना, कि नहीं निकलता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसे रीयूज किया जा सकता है। और अगर आप उसे क्या कर रहे हो, आपका तो फायदा है, बट गवर्नमेंट को आपने चपत लगा दी है, उसका इनकम का लॉस हो गया है कि नहीं हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एडहेसिव स्टाम्प को लगाने के बाद उसे क्या करना जरूरी है, कैंसिल करना जरूरी है। वापस से बोलो, क्या लगाने के बाद उसे क्या करना जरूरी है, कैंसिल करना जरूरी है। कैंसिल करने का एक ही पर्पस है कि उसे रीयूज नहीं किया जा सके। कैंसिल कैसे करना है ये एक्ट में कहीं पर भी नहीं बताया है। एक्ट में एक ही चीज बताई है, आप कैसे भी कैंसिल करो, कैंसिल करने का पर्पस ध्यान रखो। कैंसिल करने का पर्पस है कि वो क्या ना हो पाए, रीयूज। अगर आपके कैंसिल करने के बाद भी वो क्या हो पा रहा है, रीयूज, तो वो कैंसिलेशन वैलिड नहीं है। तो हम कैसे करें कैंसिल, तो कोर्ट ने जो अलग अलग कोर्ट में केसेस हुए थे उन केसेस में बताया था कि हाँ इस तरह से कर सकते हो, ऐसे मत करना।
तो हम लाइन मार सकते हैं कैंसिल करने के लिए, सीधी लाइन भी मार सकते हैं, डबल लाइन भी मार सकते हैं, खड़ी लाइन भी मार सकते हैं, आड़ी लाइन भी मार सकते हैं। लाइन मारने में तो एक्सपर्ट है अपन, सब तरह की लाइन मार सकते हैं। इवन अपन क्या लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं। इवन अपन क्या लगा सकते हैं, सील लगा सकते हैं। इवन अपन क्या कर सकते हैं, अपने सिग्नेचर। बट ये सब ऐसे करना है कि इसका कुछ पोर्शन काय पे जाए, स्टाम्प पर, और कुछ पोर्शन काय पे जाए, पेपर पर। समझ में आया अपने को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कर लोगे इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इम्प्रेस स्टाम्प, है ना। तो इम्प्रेस स्टाम्प मतलब ऐसा स्टाम्प पेपर होता है जिस पर नोट छपा हुआ होता है, यहां चांदी की तार होती है। इम्प्रेस स्टाम्प को कैंसिल नहीं किया जाता है। ये जो खाली जगह थी, इसमें जब आप कुछ भी लिख देते हो तो वो स्टाम्प क्या मान लिया जाता है, यूज्ड मान लिया जाता है। उस पर अलग से लाइन मारकर कैंसिल नहीं करते हैं, है ना। फिर जैसे मान लो मुझे 10,000 रुपए का स्टाम्प चाहिए, कितने का, अब मुझे 100 रुपए के स्टाम्प मिले तो नंबर ऑफ स्टाम्प कितने आए हैं, 100। और मेरा ट्रांजेक्शन तो 20 पेज में ही खत्म हो जाएगा। हाँ, तो बाकी के 80 पेज जो हैं वहां नीचे खाली जगह आपको क्रॉस मार के क्या करना पड़ेगा, साइन। समझ में आया? या मुझे 1,000 का एक स्टाम्प मिला है तो मुझे नंबर ऑफ स्टाम्प कितने मिल गए, 10 मिल गए। अब मेरा ट्रांजेक्शन अगर 7 पेज में ही आ गया है तो बाकी के 3 पेज पर क्रॉस करके मैं क्या मार दूं, साइन। बट अगर मेरा ट्रांजेक्शन 15 पेज का है और स्टाम्प कितने हैं मेरे पास, तो बाकी 5 पेज के लिए मैं लीगल पेपर यूज कर सकता हूं। बाकी 5 पेज के लिए मैं लीगल पेपर यूज कर सकता हूं। मुझे फोन साइज एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि फोन साइज बहुत छोटा कर दिया या बड़ा बड़ा कर दिया, नहीं, तो कंफर्टेबल है वैसे। ये समझ में आया? ड्यूली स्टैम्प क्यों नहीं आया, ये रहा। हाँ, क्या हेडिंग दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। एंड एक्ट में ये वर्ड बार बार आया है कि हम इस केस में ड्यूली स्टाम्प मानेंगे नहीं मानेंगे, ऐसा बहुत बोलते हैं। तो बोले अरे ड्यूली स्टाम्प का मतलब क्या है, काहे का मतलब, मतलब क्या है ड्यूली स्टाम्प का। तो बोले ड्यूली स्टाम्प के लिए जरूरी है पहला प्रॉपर डिस्क्रिप्शन का स्टाम्प लगा हो। क्या हो, प्रॉपर, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मतलब एडहेसिव बोला था तो एडहेसिव लगाया हो, इंप्रेस बोला था तो इंप्रेस। दूसरा प्रॉपर वैल्यू का स्टाम्प होना चाहिए, जितना बोला था उससे कम ज्यादा चलेगा, कोई टेंशन नहीं हो। तीसरा उसे लगाया गया हो एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली, जैसे एडहेसिव को लगाने के बाद क्या मारी हो, उस पर लाइन मारी हो ताकि उसे क्या ना किया जा सके, यूज नहीं किया जा सके अगेन। इसी तरह से इंप्रेस स्टाम्प को लिखने के जो तरीके अभी हमने बताए हैं वो सब फॉलो हो, वो सब फॉलो अगर किए गए हैं तब वो माना जाता है कि क्या है, ड्यूली स्टाम्प। मुझे कहीं पर 1,000 रुपए का एडहेसिव स्टाम्प लगाना था, क्या लगाना था, मैंने 1100 का इंप्रेस स्टाम्प लगा दिया, क्या कर दिया, तो अमाउंट तो बराबर है लेकिन प्रॉपर, तो वो क्या माना जाएगा, नॉट ड्यूली स्टैम्प। क्या माना जाएगा वो, मतलब मैंने स्टैंपिंग प्रॉपर नहीं की, सीधी सीधी सी बात है। राजे, समझ में आया अपने को? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, हाँ, ये बोल रहे हैं कि 2 इंस्ट्रूमेंट है, एक पहले एग्जीक्यूट हुआ है, दूसरा बाद में एग्जीक्यूट हुआ है। जो बाद वाला इंस्ट्रूमेंट है उस पर स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, उस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, वो स्टैम्प ड्यूटी से एग्जम्प्ट है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है फर्स्ट एग्जीक्यूट किए गए इंस्ट्रूमेंट पर। ये सारी चीजें डिपेंड करती है किस पर, तो 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट पर कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, फर्स्ट एग्जीक्यूट किए गए इंस्ट्रूमेंट पर। तो हम दोनों इंस्ट्रूमेंट लेकर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के पास चले जाएं। देन कलेक्टर ऑफ स्टाम्प क्या करेगा, चेक करेगा कि यार दूसरे पर जो ड्यूटी बनती थी वो पहले पर पे हो चुकी है, या दूसरे पर ड्यूटी नहीं लगेगी किसके कारण, पहले के कारण, या दूसरा एग्जम्प्ट है किसके कारण, पहले के कारण। तो वो दूसरे पर इस बात का इंप्रेशन दे देगा, इस बात का नोटिंग कर देगा, क्या कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट के रिलेशनशिप में ड्यूटी पहले पर ऑलरेडी क्या की जा चुकी है, पे, या पहले पर ड्यूटी नहीं लगती है इसलिए दूसरे पर नहीं लगेगी। जैसे प्रिंसिपल और एंसिलरी में पढ़ा था ना हमने कि प्रिंसिपल पर अगर एंसिलरी पर भी नहीं लगी, अब एंसिलरी पर वैसे लगती है क्योंकि प्रिंसिपल पर इसलिए नहीं लग रही है, तो यार ऐसी सिचुएशन में आपको प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके सामने देख लो। जैसे हमारा सेक्शन 4 था कि 2 इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुए पर ट्रांजेक्शन एक ही है, तो पहले वाले पर फुल और दूसरे पर
अब दूसरे पर 1 ही रुपया लग रहा है, क्यों? क्योंकि पहले वाले पर फुल पेल हो गई है। तो यार दूसरे वाले पे लिखवा लेना कि इसके रिलेशनशिप में बच्ची की पूरी ड्यूटी पहले वाले पर क्या हो चुकी है, पे। तो बोलते हैं डिनोटिंग ऑफ ड्यूटीज। क्लियर हुआ है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? तो अगर इंस्ट्रूमेंट कहां एग्जीक्यूट हुआ था, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन उसके ऊपर क्या लगा होना चाहिए, स्टैंप। समझ में आया? वापस से बोलो, क्या बोला? अगर इंस्ट्रूमेंट कहां एग्जीक्यूट हुआ था, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन उस पर क्या लगा होना चाहिए, स्टैंप। ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंट आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट हुआ था, है ना, तो जब इंडिया में पहली बार वो आएगा, वहां से कितने महीने में, 3 महीने में उसके ऊपर क्या लगाना है, स्टैंप। और रजिस्ट्रेशन कितने महीने में कराते हैं, 4 महीने इंडिया में आने के बाद, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज जो प्रोमिसरी नोट जो था वो इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुआ था, तो जैसे ही वो कहां आता है, इंडिया में। इंडिया में आने के बाद जब भी आप उसे ट्रांजैक्शन के लिए लेकर जाएं, ट्रांजैक्शन मतलब पेमेंट के लिए लेकर जाएं, डिस्काउंटिंग के लिए लेकर जाएं, एक्सेप्टेंस के लिए लेकर जाएं, अदरवाइज नेगोशिएशन के लिए लेकर जाएं, तो उसके ऊपर क्या लगाकर जाना, स्टाम्प लगाकर जाना। क्लियर हुआ है? नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया है। हाँ, कौन कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 31 ये बोलता है कि हम एक इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट कर चुके हैं या करने वाले हैं। हम एक इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट कर चुके हैं या करने वाले, और हमें यह पता करना है कि इस इंस्ट्रूमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी। क्योंकि यार पैसा बहुत लग जाता है स्टाम्प ड्यूटी में, तो हमें पहले से अरेंज करके रखना पड़ेगा। जैसे मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, है ना, अब उस पर 10% स्टाम्प लग जाता है, मतलब कितने रुपए, 10 लाख। तो यार अभी तो मैंने 1 करोड़ पे किया, मुझे 10 लाख का अरेंजमेंट और करना पड़ेगा, मतलब टोटल कॉस्ट तो मेरी कितनी अरेंज करके रखूं मैं, 1 करोड़ 10 लाख। यार अभी कोई छोटी मोटी रकम तो ही नहीं जो एक दिन में अरेंज हो जाएगी। एंड अभी आपने पढ़ा सेक्शन 17 के अंदर क्या, कि ऑन और बिफोर एग्जीक्यूशन उस पर क्या लगा होना चाहिए, स्टाम्प। ऐसा भी नहीं कि मैंने आज प्रॉपर्टी खरीद ली और बाद में पे करता रहूंगा स्टाम्प, ऐसा भी कुछ नहीं। जब एग्रीमेंट हो रहा था उस पर स्टाम्प होना चाहिए। अब मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं यार, क्या डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं कि इस इंस्ट्रूमेंट पर कितने का स्टाम्प लगेगा, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूं मैं यार। तो एक काम करूं, मैं किसके पास जाऊं, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के पास। कौन सा सेक्शन पकड़कर, क्या लेने के लिए, उसकी ओपिनियन इस मैटर पर, कि भाई तू बता दे इस इंस्ट्रूमेंट पर कितना स्टाम्प लगेगा, तू बता दे। वो मैं बता कर दे देगा, जितना उसने बताया हम पे कर दें, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, झंझट खत्म हो जाएगा, है ना। तो सेक्शन 31 हमें ये बोलता है क्या, कि कोई भी ड्राफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो किसके सामने लाया जाता है, कलेक्टर के सामने, ये इंश्योर करवाने के लिए कि उस पर प्रॉपर वैल्यू का स्टाम्प पे है या नहीं है, तो फिर उसका हमें क्या करना है, वैल्यूएशन। तो एक इंस्ट्रूमेंट जो पहले एग्जीक्यूटेड था या नहीं, चाहे उस पर स्टाम्प लगा हो या नहीं, किसके पास लाया जाता है, और जो पर्सन लेकर आया है वो क्या लेना चाहता है, किसकी, कलेक्टर की, कि इस पर कितनी, हाँ, और फीस पे करने को तैयार है, जो कितने से ज्यादा नहीं होगी, 5 रुपए से, और कितने से कम नहीं होगी। तो फिर कलेक्टर की ड्यूटी बनती है कि इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन करके बता दे कि इस पे कितनी ड्यूटी लगनी है। ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट का जो वैल्यू होती है उस वैल्यू के बेसिस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन करना पड़ता है। एंड वैल्यूएशन करने के लिए सारे फैक्ट्स इंस्ट्रूमेंट में लिखे रहते हैं। अब अगर कलेक्टर को लगता है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है या उसे फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आपसे मांग लेगा। जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि आप उससे कोई चीज छुपा नहीं रहे हो, सारी चीजों का आपने क्या दे दिया है, डिस्क्लोजर, वैल्यूएशन करके दे देगा। जाते आते आप 5 रुपए चढ़ाते हुए आ जाना। ठीक है। लेकिन उसने इंफॉर्मेशन मांगी और आपने उसके सेटिस्फेक्शन लेवल तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं करके देगा। ये समझ में आया अपने को? चल, फिर हमने पढ़ा था एक वर्ड, फंक्टस ऑफिशियो, कि यहां कलेक्टर की ड्यूटी केवल काय की बनेगी, वैल्यूएशन करके देने की। क्या करके देने की? उसके बाद कलेक्टर को ये नहीं चेक करना आकर कि आपने एक्चुअली उतनी ड्यूटी पे की है या नहीं। कलेक्टर का पावर खत्म हो जाएगा उस मोमेंट पर जब वो आपको वैल्यूएशन करके दे देगा। अब आप पे करो नहीं करो वो सब आपकी इच्छा, श्रद्धा और भक्ति पर। ये बड़ा याद है ना, फंक्टस ऑफिशियो, कि अथॉरिटी ने अपने पावर यूज कर लिए हैं, अब उसके पावर फर्दर इस मैटर पर कुछ पावर, तो जैसे ही वो क्या करके देगा, वैल्यूएशन, मान लेंगे उसने अपने पावर क्या कर लिए यूज। अब आया समझ। फिर 32 में हमें तो क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। 32 में तो हमें क्या चाहिए, हम तो चाहते हैं कलेक्टर सर्टिफिकेट दे, किस बात का, कि यार इस पे पूरी स्टाम्प ड्यूटी पे हो गई है।
इस बात का कि यार इस पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगनी है तो एग्जम्प्ट है। हमें इस बात का क्या चाहिए? सर्टिफिकेट। हमें इस बात का इंडोर्समेंट चाहिए इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, कलेक्टर के हाथ का लिखा हुआ कि भैया स्टैंप ड्यूटी क्या हो चुकी है? पे। मैं कह रही हूं ना, पे हो गई। हम तो सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, हमें हमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना। तुम 32 पकड़ कर आ जाए कलेक्टर के पास, कलेक्टर चेक करेगा सबसे पहले ये 31 में आया था क्या? हाँ आया था। तो 31 में मैंने वैल्यूएशन करके दिया था ना? हाँ दिया था। क्या उसने उतना पे कर दिया है? हाँ पे कर दिया, दे दे सर्टिफिकेट। या आया ही नहीं था 31 में, ये तो सीधे सर्टिफिकेट लेना आया, वो चेक कर लेंगे उस पर प्रॉपर ड्यूटी पे है उसके हिसाब से तो सर्टिफिकेट दे देंगे। या कलेक्टर को लग रहा है कि यार ये तो एग्जाम्प्ट है तो वो एग्जाम्पशन का लिख देगा उसके ऊपर। बट कलेक्टर ये सब तभी करेगा जब आप उसके पास प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर आओ। वो टाइम पीरियड क्या है? अगर इंस्ट्रूमेंट कहां एग्जीक्यूट हुआ था तो 1 महीने के अंदर आओ एग्जीक्यूशन से। अगर इंस्ट्रूमेंट कहां एग्जीक्यूट हुआ था? आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया में आने से कितने महीने में आ जाओ। और अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो प्रोमिसरी नोट था तो उसमें किसी भी तरीके से आप डीलिंग करो उसके पहले लेकर आ जाओ। जाया समझ में अपने को? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? हाँ इंपॉर्टेंट है बहुत, जल्दी से बोलो क्या हेडिंग है? ट्रीटमेंट एंड कॉन्सिक्वेंस। इंपाउंडिंग मतलब क्या था? जब्त कर लेना, फॉरफिट कर लेना। इंपाउंडिंग मतलब क्या था? जब्त कर लेना, फॉरफिट कर लेना। ठीक है, तो यहां एक तो ड्यूटी बताई है कोर्ट की। किसकी ड्यूटी बताई है? कोर्ट कौन होता है? जो लॉ के द्वारा अथोराइज्ड है एविडेंसेस एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरी ड्यूटी बताई है आर्बिट्रेटर की। आर्बिट्रेटर कौन होता है? जो पार्टीज के द्वारा अथोराइज्ड है एविडेंसेस एक्सेप्ट करने के लिए। तीसरी ड्यूटी बताई है पब्लिक अथॉरिटी की, पुलिस ऑफिसर को छोड़कर। किसकी ड्यूटी बताई है? किसको छोड़कर? कि जब ये तीन व्यक्ति अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये अपनी, और उस समय इनके सामने ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेकर आया जाता है जिस पर क्या लगा हुआ नहीं है, क्या लगा हुआ नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो उस इंस्ट्रूमेंट को एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करता नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके ऊपर स्टाम्प नहीं लगा, उल्टा उसे क्या कर लेगा? इंपाउंड। आर्बिट्रेटर जो उस इंस्ट्रूमेंट को एविडेंस के रूप में लेता नहीं लेगा, उल्टा क्या कर लेगा? वो पब्लिक अथॉरिटी, जैसे हम रजिस्ट्रेशन के लिए ले गए और प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी लगाकर नहीं ले गए, तो जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रेशन तो करेगा नहीं, उल्टा उल्टा इंस्ट्रूमेंट को क्या कर लेगा? जब्त कर लेगा, इंपाउंड कर लेगा। ये पॉइंट आया समझ में? ये इनकी स्यू मोटो ड्यूटी बनती है। क्या बनती है इनकी? खुद से ड्यूटी बनती है कि ये काम कर ले, किसी के बोलने का वेट नहीं कर। लेकिन अगर इन्होंने बाय मिस्टेक एक बार भी उस इंस्ट्रूमेंट को एविडेंस के रूप में क्या कर लिया? एक्सेप्ट, तो अब ये क्या हो चुके हैं? फंक्टस ऑफिस। बाद में बोले यार हमने गलती से एक्सेप्ट किया था, अब तो हम इसे क्या करेंगे? इंपाउंड। निकल ले, तेरे पावर क्या हो चुके हैं? खत्म। तो एक बार इन्होंने अपने पावर क्या कर लिए? यूज, तो ये सलमान खान बन जाएंगे, उसके बाद ये अपने आप की भी नहीं सुनेंगे। क्या है समझ में अपने को? फिर लिखा है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट के पास। प्रोड्यूस करने का मतलब यह है कि सामने वाला व्यक्ति वॉलेंटरली लेकर आए। कैसे लेकर आए? अगर वो एक्सीडेंटली या बाय मिस्टेक ले आया था ना, तो आप उसे इंपाउंड नहीं करोगे। फिर एक व्यक्ति फोटो कॉपी लेकर आया, क्या लेकर आया? तो कर लो इंपाउंड फोटो कॉपी को। तो हम भी अड़ गए, बोले नहीं अब तो क्या लेकर आ? ओरिजिनल लेकर आ। आप कंपेल नहीं कर सकते, वो एनओ मना कर देगा, क्योंकि प्रोड्यूस का मतलब वॉलेंटरली लेकर आना, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उससे। फिर आर्बिट्रेटर भी की भी ड्यूटी बनती है यही, है ना। फिर क्रिमिनल केस अगर था, क्या था बेटा अगर, तो कोर्ट फिर है ना एक्सेप्ट कर सकता है, हाई कोर्ट भी एक्सेप्ट कर सकता है उसे अगर ऐसा लगता है तो। या हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को पावर डेलीगेट कर देगा कि तू चेक कर इस पे प्रॉपर ड्यूटी लगी है या नहीं। 33 बहुत इंपॉर्टेंट था, लास्ट 35 और चैप्टर खत्म। चलो क्या हेडिंग है 35 का? 2 घंटे में एक चैप्टर खत्म होता है तुमसे कभी? कब हो जाता है? हो जाता तो फिर यहां क्या कर रहे हो? घर बैठ के तो पढ़ रखा है। 2 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो रहा है अपना? नहीं, सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, लिमिटेशन तो आधे दिन में हो गया, ये भी कल चालू किया था, आज खत्म हो गया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 35 भी। क्या हेडिंग है 35 का बोलेंगे? हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट जो ड्यूली स्टैम्प उसे एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट, ये तो आपने 33 में ही बता दिया। हाँ, कि उसे इंस्ट्रूमेंट को हम एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट, उल्टा क्या कर लेंगे? इंपाउंड 33 के अकॉर्डिंग।
तो एक इंस्ट्रूमेंट ना तो आर्बिट्रेटर एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करेगा, ना ही कौन करेगा, कोर्ट, अगर वो ड्यूली स्टाम्प नहीं है तो, ना ही इट विल बी शैल बी एक्टेड अपॉन, ना ही उसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन, ना ही सेक्शन 32 के अकॉर्डिंगली उसे क्या किया जाएगा, ऑथेंटिकेट। हाँ, अब ड्यूली स्टाम्प पे करके आ जाओ उसके ऊपर और करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? नॉट ड्यूली स्टाम्प इंस्ट्रूमेंट वॉइड नहीं है। क्या मतलब, बाद में भी अगर आप पैसा दे दोगे तो हम उसे वैलिड कर रहे हैं, इसलिए हमने उसे वॉइड डिक्लेयर, वॉइड मतलब तो वॉइड एबिनिश हो जाता, और एबिनिश मतलब तो खेल ही खत्म हो जाता। हमने खेल खत्म नहीं किया है, तू दे दे पैसा पेनल्टी के साथ, हम जिंदा कर देंगे इसको वापस से, टेंशन मत कर। इसलिए हमने नॉट ड्यूली स्टाम्प्ड वर्ड यूज किया, वॉइड वर्ड यूज नहीं किया। ठीक है, फिर ये एक्सेप्शन है 35 के। पहला पहला क्या बोला है, क्रिमिनल कोड, ये 33 में भी पढ़ लिया था ये अपन ने। फिर एक रिसिप्ट, उस पर 1 रुपए की पेनल्टी पे करके हम स्टाम्प लगा सकते हैं, है ना। फिर एक इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टाम्प कैन बी 10 टाइम्स पेनल्टी देकर एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करवा सकते हैं आप उसको, है ना। फिर अगर लेटरबाजी हुई थी और किसी एक लेटर पर भी पूरा स्टाम्प लगा हुआ था, ड्यूली स्टाम्प मान लिया जाएगा उसको, है ना। फिर गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ऊपर ही पढ़ लिया था हमने सेक्शन 3 में, गवर्नमेंट पे कर लीजिए, आपको टेंशन करने की जरूरत। और अगर एक इंस्ट्रूमेंट को सर्टिफाइड कर दिया है सेक्शन 32 में किसने, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वो ड्यूली स्टाम्प्ड ही माना जाएगा। हेलो।